नमस्कार दर्शकों, कायाकल्प रसायन में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज मैं भारत की प्राचीन रसायन विद्या का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसमें भारत के संस्कार से लेकर धातु परिवर्तन तक की पूरी प्रक्रिया है, जिसे हम स्वर्ण निर्माण की क्रिया भी कहते हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो कई सालों से इस विद्या की तलाश में घूम रहे हैं और जो लाखों रुपया इस विद्या की प्राप्ति के लिए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आज भी खाली हाथ बैठे हैं। अगर आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो आप एक सफल रसायनज्ञ बन सकते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं कि आपको यह विद्या कहां से शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। इस पूरे वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें और बार बार इसको सुने, तब जाकर आपको ये सही तरीके से समझ में आएगा। एक बार सुनने से आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहीं भी इसमें गलती कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार आपको सुनना है और उसके बाद ही प्रयोग को करना है। एक बार सुने, दो बार सुने, तीन बार सुने, जब तक आपको सही तरीके से समझ में नहीं आ जाए तब तक आपको प्रयोग नहीं करना है। तो प्रयोग इस प्रकार से है। शुरुआत आपको यहाँ से करना है। सर्वप्रथम आपको पंसारी की दुकान से पारा खरीद लेना है, जो कि एक अशुद्ध पारा होता है, और इस पारद को नाइट्रिक एसिड से शुद्ध करना है, जिसकी क्रिया मैंने कायाकल्प चैनल पे दे रखी है। एक वीडियो में पूरी क्रिया बता रखी है। तो उस क्रिया के द्वारा आप पारद को शुद्ध करें। पारद को शुद्ध करने के बाद मैंने एक वीडियो और दिया हुआ है, जिसमें अमोनिया में पारे को रखा जाता है कुछ दिन, जिससे वह तांबे को वापस छोड़ देता है। यानी अमोनिया तांबे को खा जाता है। पारद में हल्का फुल्का तांबा आ जाता है, जिसको अमोनिया खा जाता है। और अमोनिया से निकालने के बाद इस पारद को नमक के तेजाब में कुछ दिन रख देना है। कुछ दिन का मतलब है कम से कम एक सप्ताह है, इसको रख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पारा आपका शुद्ध हो चुका है, आपने अमोनिया से भी निकाल लिया है, नमक के तेजाब में भी आपने डाल दिया है। अब इसके बाद इस पारद को भूका करने की क्रिया होती है। अब आप इसको भूका कैसे करेंगे वो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। आपको किसी भी तरीके से कायम नौसादर बना लेना है, चाहे आप समुद्र फैन से बनाएं, चाहे आप चूने से बनाएं, चाहे किसी आप और दूसरे तरीके से बनाएं। कायम नौसादर का हवाई तेल आपके पास होना जरूरी है। इस तेल के अंदर आप पारे को रख दें, यानी एक खरल ले लें और खरल के अंदर सबसे पहले आपको पारा रखना है, और पारा रखने के बाद उसके ऊपर आपको नौसादर का हवाई तेल डाल देना है। और हवाई तेल डाल देने के बाद उसको गर्म रेत पर खरल को रखना है, जो हल्का हल्का गर्म रहे, कम से कम 30 डिग्री उसका टेम्परेचर रहे, और उसको खरल करते जाना है। हल्का हल्का खरल गर्म होना बहुत जरूरी है। और ये खरल करने की क्रिया आप 2 घंटे भी कर सकते हैं, 6 घंटे भी कर सकते हैं, और रुक रुक के भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार कोई भी इसको खरल नहीं कर सकता है। तो कम से कम आपको 24 घंटे नौसादर के तेल में इस पारद को खरल करना है। 24 घंटे खरल करने के बाद इस पारद को आप गर्म पानी से धुलाई कर लें। गर्म पानी से धोने के बाद कुछ देर इसको धूप में सुखाना है। अब ये पारद सूखकर आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी ये नौसादर के तेल से घोटने के कारण भूका हो चुका है और अबरक सत्व को खाने लायक ये बन चुका है। आप चाहें तो नौसादर के तेल से ज़्यादा भी गुठाई कर सकते हैं, लेकिन अबरक सत्व को खाने के लिए 24 घंटे की तप्त खरल में गुठाई काफ़ी है, जो आप कर चुके हैं। इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अब आपको अबरक पे चलना है कि आपको अबरक कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, कैसे अबरक सत्व निकालना है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा इसमें मैं समझा रहा हूँ। अब आपको पंसारी की दुकान से वज्र अबरक खरीदनी है, जो पत्रे वाली अबरक होती है, जिसका एक एक बिलान लंबा पतरा आता है। उसको काला अबरक भी कहते हैं, वज्र अबरक भी कहते हैं। इसको आप गैस चूल्हे पर तपाएं और पानी में भुजाएं, फिर तपाएं, फिर पानी में भुजाएं। ऐसे तपाते बुझाते
पूरा का पूरा अदरक पानी में झड़ जाता है और इसके कई टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे कई टुकड़े अदरक के हो जाते हैं। अब आपको पूरा पानी वहां से नितार के फेंक देना है और इस अदरक को एक लोहे की कढ़ाई में डाल के गैस चूल्हे पर इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका पूरा पानी जल जाए और अदरक सूख जाए। अब इस अदरक को उठाकर आपको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है और इसको बिल्कुल बारीक टेल्कम पाउडर कर देना है। टेल्कम पाउडर कर देने के बाद मैदा की चलनी से इसको बारीक छान लेना है। अब आपका ये धान्य अदरक तैयार हो चुका है, जिसे शास्त्रों में धान्याब्रक कहा गया है। ये वही धान्याब्रक है। अब आपको क्या करना है, किराने की दुकान से मीठा सोडा लेना है, जिसका दूसरा भी नाम है, जिसको सोडा बाइकार, उसको कुछ और नाम से भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से भी बोलते हैं, और इसको ब्रेड वाले भी काम में लेते हैं। तो या चाहे बेकिंग सोडा कहो चाहे मीठा सोडा कहो, ये खाने की चीज़ों में भी डलता है। तो आपको ये मीठा सोडा लेना है। तो जैसे आपकी धान्याब्रक 1 किलो है तो 1 किलो ही मीठा सोडा उसमें मिला देना है। इसमें पानी, रस या वगैरह कोई जड़ी बूटी नहीं डलेगी। इसमें सिर्फ सूखा ही मीठा सोडा रहेगा और सूखा ही आपका धान्याब्रक रहेगा। यानी इसमें किसी भी प्रकार का आपको रस नहीं डालना है और किसी भी प्रकार का कोई पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। सूखा ही गरल करना है। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद इसको एक मटकी में बंद कर देना है और चारों तरफ से अच्छी इसकी कपड़ मिट्टी कर देनी है। जब कपड़ मिट्टी सूख जाए तो इसको 7 किलो गोबर वाले उपलों की अग्नि देनी है। ध्यान रहे, यहाँ पर गोबर वाले उपलों की अग्नि ही देनी है, दूसरी अग्नि यहाँ पर नहीं चलेगी। आप अगर हीटिंग मेंटल पे या और कोई दूसरे तरीके से या फिर हीटर में आंच देना चाहें तो वह इसमें नहीं चलेगा, उसमें काम नहीं होगा। जब आप इसको 7 किलो उपलों की अग्नि देकर और ठंडा होने के बाद जब निकालेंगे तो इसको 15 लीटर गर्म पानी में प्लास्टिक के टब में डाल देना है और हाथों से मथकर इसको छोड़ देना है। रात भर छोड़ने के बाद क्या होगा, मीठा सोडा जितना भी है पानी में घुल जाएगा और आपका अदरक नीचे बैठ जाएगा। ऊपर वाले पानी को आप नितार कर फेंक दें और इस अदरक को लोहे की कढ़ाई में डाल के गैस चूल्हे पर रख के तेज आंच में भून लें तो इसका सारा पानी उड़ जाएगा, यानी नमी उड़ जाएगी। अदरक फिर से सूखा हो जाएगा, ड्राई पाउडर हो जाएगा। इसके बाद अदरक के बराबर का फिर से मीठा सोडा लेना है और ध्यान रहे यहाँ पर पानी नहीं डालना है, ना कोई रस डालना है। इसको फिर से मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद इसको मटकी में बंद कर देना है। 3 कपड़ मिट्टी चारों तरफ से कर देनी है और सुखा लेना है। सूखने के बाद 7 किलो उपलों की अग्नि देनी है और गड्ढा खोद कर देनी है। और जब अग्नि ठंडी हो जाए इसको फिर से निकालना है। 15 लीटर गर्म पानी में डाल के छोड़ देना है, रात भर छोड़ देना है। और रात भर छोड़ने के बाद मीठा सोडा पानी में घुल जाएगा, अदरक नीचे बैठ जाएगा। फिर से इस अदरक को वहां से निकाल कर सुखा लेना है और फिर से वापस इसके बराबर का मीठा सोडा डाल देना है। 5 बार आपको मीठे सोडे वाली क्रिया करनी है, यानी जो मीठा सोडा लगेगा वो 5 बार लगेगा और आपका अदरक वही रहेगा। ठीक है। और 5 फुट ऐसा करने के बाद, 5 फुट लगाने के बाद ये अदरक बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। ये इस अदरक के सिद्ध होने की निशानी है। और ऐसा होने के बाद ये अदरक लो टेम्परेचर पर आ जाता है और अब इसका जो सत्व निकलेगा वो हमारे काम का है, यानी रासायनिक क्रियाओं के काम का है। अगर आप डायरेक्ट अदरक को पीसकर और पंचमित्रक के द्वारा इसका सत्व निकालते हैं तो ये सत्व बहुत ही हार्ड होता है और ऊंचे टेम्परेचर का होता है और हमारे रसायन में काम नहीं आता है। ऐसा सत्व कई लोग निकाल चुके हैं लेकिन उनका सत्व आगे काम नहीं आता है। इसलिए ये मीठे सोडे का पुट लगाना बहुत जरूरी है। और आज मैं पूरी क्रिया बिना चाबी के बता रहा हूँ क्योंकि लाखों लोग इसमें अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं रसायन में और उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मैं उन सभी लोगों की भलाई के लिए ये प्रयोग बिल्कुल खुल्लम खुल्ला दे रहा हूँ। आप घर बैठे इसको कर सकते हैं। आप जहां मर्जी हो वहां से आप सामान मंगवा सकते हैं और इस प्रयोग को कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयोग यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। अब ये जो आपकी अदरक तैयार हो चुकी है, जो लाल कलर में आ चुकी है, इसमें चौथा हिस्सा आपको बोरिक एसिड मिला देना है। चौथा हिस्सा का मतलब होता है जैसे अदरक आपकी 1 किलो है तो इसमें 250 ग्राम बोरिक एसिड अच्छी तरह मिक्स कर देना है और इसको क्रूसिबल में डालकर यानी कुठाली में डालकर भट्टी की तेज आंच देनी है। अब शुरू में यहाँ आपको कम से कम 1200 डिग्री टेम्परेचर देना है
फिर दूसरी बार में तो ये अब्रक सत्व जल्दी ही गल जाता है। तो 1200 डिग्री टेम्परेचर देने के बाद इसका जितना भी मेटल है वो गलकर तली में बैठ जाता है और जितना भी और फालतू चीज होती है वो ऊपर आ जाता है। इस प्रकार ये आपका अब्रक सत्व निकलता है। उठाली में से खाली करके इसको कूट पीट कर मैग्नेट से उठा लें। मैग्नेट क्या करता है, जितना भी अब्रक सत्व होता है उसको उठा लेता है। इस तरीके से आप साफ सुथरा अब्रक सत्व प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे की विधि बताता हूँ। अब जो आपका अब्रक सत्व निकलेगा वो 150 ग्राम निकलेगा। 1 किलो आपने अब्रक ली है तो 150 ग्राम आपका अब्रक सत्व निकलेगा। इसमें 150 ग्राम ही आपको लैब ग्रेड का शीशा डाल देना है, जिसे हम लेड भी कहते हैं, और इसको तेज आंच देकर और शीशे को उड़ा देना है। तेज आंच देने से शीशा उड़ जाता है। इसमें फिर से शीशा डालना है और आपको फिर से शीशा उड़ा देना है। अगर आपके पास 150 ग्राम अब्रक सत्व है तो 150 करके आपको 11 बार इस पर शीशा उड़ाना है। 11 बार शीशा उड़ाने के बाद ये अब्रक सत्व सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जब तक आप शीशा नहीं उड़ाएंगे तब तक इस अब्रक सत्व की पारे के गर्भ में द्रुति नहीं होती है और पारा इसको पाचन भी नहीं करता है। इसलिए शीशा उड़ाना बहुत ही आवश्यक है और शीशा उड़ाने की क्रिया आप इस पर जरूर करें। जब आपका शीशा इस पर उड़ जाए 11 बार तो आप इस अब्रक सत्व का वजन करें, क्योंकि शीशा उड़ाने के बाद थोड़ा बहुत अब्रक कम पड़ जाता है और चिंगारी बनकर कुछ शीशे के साथ भी उड़ जाता है। इसलिए आप इसका वजन कर लें और ये 90 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास ये अब्रक सत्व आपके पास बचेगा। अगर 100 ग्राम बचा है तो इसमें 100 ग्राम ही आपको शुद्ध कॉपर मिला देना है। और शुद्ध कॉपर आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आधा किलो सल्फ्यूरिक ले लें और आधा किलो ही मीठा पानी ले लें, दोनों को धीरे धीरे आपस में मिला लें। अब ये सल्फ्यूरिक का पानी बन चुका है। अब आपको 100 ग्राम तांबे की प्लेट लेकर और लाल करके इसमें बुझानी है, फिर लाल करना है, फिर बुझाना है, तो सारा तांबा इस सल्फ्यूरिक के पानी में झड़ जाता है। और सल्फ्यूरिक का पानी को आप फेंक दें, तांबे को आप पंचमित्रक से जिंदा कर ले। यही शुद्ध तांबा है जो रसायन के काम का है। तो 100 ग्राम अब्रक सत्व शीशा उड़ाया हुआ और 100 ग्राम ही कॉपर शुद्ध वाला, दोनों को आपस में सुहागा डालकर गला लें और इसकी एक लंबी छड़ बना लें और फाइल से घिस घिस कर इसका बारीक पाउडर कर लें। फाइल आपको कहीं भी हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगी, उससे घिस घिस कर इसका बिल्कुल बारीक टेल्कम पाउडर कर लें। अब आपका अब्रक सत्व का पाउडर बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुका है और तांबे के साथ ये तैयार हो चुका है और पारा इसको खाने के लिए अब तैयार है। अब जो आपने बुभुक्षित पारा तैयार किया है उस पारे को खरल में डाल देना है। और जैसे आपका पारा 100 ग्राम है तो आपको ये 10 ग्राम अब्रक सत्व डाल देना है, जिसमें तांबा मिला हुआ है। 10 ग्राम अब्रक सत्व डाल देना है और खट्टे नींबू के रस से इसको खूब मर्दन करना है और खरल को नीचे से गर्म भी करना है, यानी गर्म रेत के ऊपर खरल रखना है और फिर आपको खरल करते जाना है। ऐसा करते करते 2 या 2.5 घंटे में पारा सारे अब्रक सत्व को खा जाता है, अपने अंदर ले लेता है और पारा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। जब पारा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए तो आप समझ जाएं कि इसने पूरा अब्रक सत्व खा लिया है। अब इस पारे को आपको गर्म पानी से धो लेना है और शास्त्रों में जो कांजी बनाने का विधान दिया है उस तरीके से आपको बहुत सारी कांजी बनाकर रखनी है। और इस पारे को जो अब्रक सत्व खाया हुआ है इसको फिर से खरल में डालना है और खरल को गर्म रेत के ऊपर रख देना है और जो आपने कांजी बना रखी है उस कांजी से इसको खूब मर्दन करना है। तो धीरे धीरे कम से कम 12 घंटे 15 घंटे ये लेता है और जो इसने अब्रक सत्व 10 ग्राम खाया हुआ था उसका पाचन हो जाता है। पाचन होने का प्रमाण ये है, पारा आपका 100 ग्राम था और 10 ग्राम आपने इसको अब्रक सत्व खिलाया था तो ये हो गया 110 ग्राम। और जारना के बाद जब आप इसको वजन करेंगे तो 10 ग्राम इसका वजन नहीं आएगा, यानी अब्रक का वजन इसमें नहीं आएगा, सिर्फ पारे का ही वजन रह जाएगा, यानी 100 ग्राम वजन ही आएगा। ये पाचन होने का प्रमाण है और ये पाचन उस कांजी से होगा जो शास्त्रों में वर्णित कर रखी है। और रसायन शास्त्रों में कांजी बनाने का विधान बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आप रसायन शास्त्रों में इसको देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में ये बताना ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि कांजी बनाने का विधान सब ग्रंथों में दिया हुआ है और सभी लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब आगे चलते हैं। अब आपने
10 ग्राम अबरक सत्व खिलाकर इसमें जारण कर दिया है। अब आप फिर से इस पारे को 10 ग्राम अबरक सत्व फिर से खिलाएं और खिलाने के बाद कांजी से मर्दन करें तो ये 20 ग्राम अबरक सत्व पचाया जाएगा। तीसरी बार आप इसको 10 ग्राम फिर खिलाएं, पाचन करवाएं तो ये 30 ग्राम को पचा जाएगा। चौथी बार फिर ऐसा ही करें। ऐसा 10 बार करने के बाद ये 100 ग्राम अबरक सत्व को खाकर और 100 ग्राम को ही पचा जाएगा। अब ये जो पारा तैयार हुआ है ये पूर्ण रूप से अग्नि स्थायी पारद है और आप चाहे तो कुठाली में धर के भट्टी में इसको गला लें। ऐसा पारा 1200-1400 डिग्री तक भी नहीं उड़ता है और ये पारा मैंने भट्टी में गलाकर भी देखा है। अब इस पारे की पहचान क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका पारा सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी पहचान बता देता हूँ। इस पारे की पहचान ये होती है कि जब आप इसको ठंडी जगह पर रखते हैं तो ये पारा जम जाता है और जैसे ही आप इसको हल्का सा हीट करेंगे, यानी हल्की सी भी अग्नि अगर देंगे लोहे के तवे पे डालकर या कोई चम्मच में डालकर, तो ये फौरन ही पारा पिघल जाता है। ये अबरक सत्व खाए हुए पारे का प्रमाण रहता है। इस तरीके से आप अग्नि स्थायी पारद की पहचान कर सकते हैं। अग्नि स्थायी पारद जल्दी ही पिघल जाता है और ठंडा होने के बाद ये पारा जम जाता है और गर्म होने के बाद तो इतना द्रवित हो जाता है कि आप इसको कपड़े से भी छान सकते हैं। ये सब अबरक सत्व खाए हुए पारे की पहचान रहती है और ऐसा आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा और ये सब चीज़ें YouTube चैनलों पर भी कहीं दी नहीं गई है। और पूरे भारतवर्ष की इस विद्या को बचाने के लिए, ताकि ये विद्या लोप नहीं हो, लोप होने से इस विद्या को बचाने के लिए आज मैं पूरी विधि का वर्णन कर रहा हूँ। लोग बाग मेरे को कमेंट में शिकायत भी बहुत करते हैं कि आप ये चाबी रखते हो, वो चाबी रखते हो, पूरी विधि बताते नहीं हो, ठीक है ना। तो आज मैं पूरी विधि का ही वर्णन कर रहा हूँ। कोई भी कहीं का भी बंदा हो, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे गुजरात का हो, कहीं का भी हो, तो वो घर बैठे सामान इकट्ठा करके ये सारी चीज़ें कर सकता है जो मैंने बताई है। लेकिन इसमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं वो लोग इस क्रिया को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो युवा हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं और रसायन का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कि जितने भी लोग आपको चुटकलेबाजी बताते हैं, छोटे छोटे फार्मूले बताते हैं, ये सब धोखाधड़ी है। इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है और लोग बाग इसमें अपना लाखों रुपए खर्च करके बैठ जाते हैं और हाथ मसलते हुए ही रह जाते हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। अंत में जाके वो थक जाते हैं और इस रसायन विद्या को ही गलत बताने लग जाते हैं। कई लोग तो मेरे से ऐसा भी सवाल करते हैं कि वास्तव में ये रसायन विद्या होती भी है या नहीं होती है। अब बड़े ताज्जुब की बात है, जो लोग 10 साल 15 साल इस पर काम कर चुके हैं और उसके बाद में वो लोग ऐसा सवाल करते हैं कि वास्तव में रसायन विद्या होती भी है या नहीं होती है, क्योंकि उनके मन में एक डाउट पैदा हो जाता है, उनके मन में एक शंका पैदा हो जाती है, क्योंकि उनको हाथ कुछ लगा नहीं है। अगर मान लो ये रसायन विद्या गलत होती तो ये इतने सारे रसशास्त्र वगैरह जो लिखे ये कहाँ से आ गए। ये रसशास्त्र कोई मैंने थोड़ी लिखे हैं। मैंने एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो मैंने लिखा हो। चाहे आप रस कौमुदी देख लें, रस तंत्र सार देख लें, रसेंद्र पुराण देख लें, रस हृदय तंत्र देख लें, एक भी रसायन ग्रंथ मेरे द्वारा लिखा गया नहीं है। मैंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। मैंने भी इन ग्रंथों को पढ़कर ही इस ज्ञान को हासिल किया है, अपना पैसा बिगाड़ा है और बिगाड़ बिगाड़ कर ही इसको सीखा है। कोई भी व्यक्ति मेरे को ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे को इस विद्या में पारंगत बना दिया हो। सब मेरे को ठगने वाले ही मिले हैं और अधूरी विद्या देने वाले ही मिले हैं। अगर मैं कामयाब हुआ तो इन किताबों की वजह से ही हुआ हूँ। मैंने इन ग्रंथों का बड़े गौर से अध्ययन किया है और सभी ग्रंथों का अध्ययन किया। लगभग 40 से ज़्यादा ग्रंथ मैं रसायन के अध्ययन कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। हालांकि अब ये ग्रंथ मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब एक बार मेरे को थ्योरी समझ में आ गई तो फिर ग्रंथों का कोई मतलब ही नहीं है और मैंने वो सारे ग्रंथ रद्दी में बेच दिए हैं। अब तो कोई 2-4 ग्रंथ मेरे पास रखे हैं जो भी मैंने नए खरीदे हैं, ताकि यूट्यूब पर मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं। इसलिए मैंने वो नए ग्रंथ खरीद लिए हैं।
बाकी जो मेरे पास जितने भी रसायन के ग्रंथ थे वो सब मैंने रद्दी में बेच दिए हैं, क्योंकि अब मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही मान लो अगर मैं आपको कोई रसायन ग्रंथ का हवाला देता हूँ या फिर कोई रसायन ग्रंथ में से कोई चीज आपको समझाता हूँ, तो मेरे को नया रसायन ग्रंथ उसके लिए खरीदना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं उस ग्रंथ में से आपको वो चीजें समझा सकता हूँ कि इस ग्रंथ में क्या लिखा गया है, इसका अर्थ क्या है और किस प्रकार से इसको करना चाहिए, उस फार्मूले का अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है। कई लोग बाग इनका गलत अर्थ भी लगा लेते हैं, इस वजह से क्रियाएं सिद्ध नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है इन ग्रंथों के अंदर मतलब सूत्रों के रूप में दिया गया है, जिनको आप एक प्रकार का हिंट कह सकते हैं, एक प्रकार का इशारा कह सकते हैं। इशारा दिया गया है और इन इशारों को समझने में वर्षों व्यतीत हो जाती है और बहुत माथापच्ची करने के बाद, बहुत सारी भेजामारी करने के बाद बड़ी मुश्किल से ये चीजें समझ में आती है। तो ये इतना जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। अगर हर किसी के ही समझ में आ जाता तो हर कोई कर लेता। इन ग्रंथों में इन चीजों को दिया हुआ जरूर है, लेकिन एक संकेत के रूप में दिया गया है। इन संकेतों को समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन जिसके पास धैर्य है और लगन है और जो अपनी धुन का पक्का है, यानी जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, वो जरूर ही सफलता प्राप्त करता है। और मैं आपको फिर से कहूँगा कि जो लोग करते करते हिम्मत हार जाते हैं उनको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। और जिनके इरादे पक्के होते हैं, यानी जो ठान लेते हैं एक बार कि जो होगा जो देखा जाएगा, उन लोगों को सफलता जरूर प्राप्त होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम 99 चोट तो मार देते हैं, लेकिन लास्ट की जो एक चोट होती है वो नहीं मारते हैं और हम थक हार कर बैठ जाते हैं। और जैसे ही कोई बंदा लास्ट की 100वीं चोट मारता है तो वो पत्थर टूट जाता है। अगर हम भी 100वीं चोट उस पर मार लेते तो हमारे हाथ से भी वो पत्थर टूट जाता और पत्थर तोड़ने का श्रेय कोई और दूसरा ले जाता है। और ऐसा ही हमारे साथ होता है। तो मैं तो आपको बार बार यही कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए और बड़े धैर्य के साथ ही से इस काम को करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है कि हम सफलता पर पहुंचते पहुंचते अपना हाथ वापस खींच लेते हैं और हम सफलता से वंचित रह जाते हैं। और आप भी इन ग्रंथों को बुक स्टॉल से मंगवा सकते हैं, आप खुद परचेज कर सकते हैं। और वाराणसी प्रेस है एक चौखंबा, वाराणसी प्रेस, वहाँ पर ये सभी रसायन ग्रंथ मिल जाते हैं। और एक मुंबई में है खेमराज श्री कृष्ण दास प्रेस, ये मुंबई का है, यहाँ भी काफ़ी सारे रसायन ग्रंथ मिल जाते हैं जो इस प्रेस से छपे हुए हैं। तो इन ग्रंथों का हवाला मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पूरी रसायन विद्या इन ग्रंथों में ही दी गई है। आपको कहीं भी भटकने की लटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े धैर्य के साथ पहले आप इनका अध्ययन करें और इन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद फिर आप प्रयोग करें। और मेरा जो अनुभव था मैंने इस वीडियो में आपको पूरा बता दिया है कि आपको किस प्रकार से काम करना चाहिए। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आपके मन में मान लो कोई शंका रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी शंका को लिख सकते हैं। आपका जो भी डाउट है लिख सकते हैं, आपके सवाल का मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप 10 या 15 साल इसमें ख़राब कर चुके हैं तो अब आपको इसमें हार नहीं माननी है, क्योंकि जो लगातार प्रयास करता है उसको सफलता जरूर प्राप्त होती है। और आप रसायन ग्रंथों का भी अध्ययन जरूर करें, जिससे आपको इसकी थ्योरी का पता चल जाए। और मेरा जो प्रैक्टिकल था वो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको किस प्रकार से अभ्रक तैयार करनी है। ज़्यादातर लोग बाग डायरेक्ट ही अभ्रक का सत्व निकाल लेते हैं, तो वो काम नहीं आता है। तो आप लोग ऐसा नहीं करें, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है उसी प्रकार से आपको अभ्रक सत्व निकालना है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम 11-11 बार शीशा क्यों उड़ाएंगे। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि जब तक आप शीशा नहीं उड़ाएंगे तब तक अभ्रक उस स्टेज पर नहीं आएगा कि ये पारे के गर्भ में ध्रुति कर ले और जारण हो जाए। ये दोनों क्रियाएं ही नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर लें और ये शीशा उड़ाने की क्रिया भी कर लें। क्योंकि अगर सफलता प्राप्त करनी ही है
तो ये सब पूरा काम तो करना ही पड़ेगा। और जो लोग शॉर्टकट के पीछे पड़े हैं वो हाथ मसलते हुए ही रह जाते हैं और उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। तो जिस चीज़ की जो विधि है उसको उसी विधि से करना पड़ेगा, तभी तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर हम ऊट पटांग तरीके से करेंगे या हम कहीं गलती कर देंगे तो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि किसी की भी बात नहीं मानकर शास्त्र वाले तरीके से ही आपको काम करना चाहिए। और कई लोग ये कहते हैं कि ये मेंसिल को कायम कर लो, कोई कहता है कि हड़ताल को कायम कर लो, कोई कहता है कि संख्या को कायम कर लो, कोई कहता है कि ये कर लो। ये अकेली चीज़ें कोई भी काम की नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें मैं कायम कर चुका हूँ और मैंने अपना लाखों रुपए इनमें बर्बाद किया है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे प्रैक्टिकल मैं कर चुका हूँ और अनुभव लेने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। आप ये कायम करने के पीछे नहीं पड़े, क्योंकि कारण कि इसका क्या है कि आपने मेंसिल कायम कर लिया, संख्या कायम कर लिया, हड़ताल कर लिया, लेकिन इनका मतलब तब तक नहीं है जब तक आपके पास अग्नि स्थायी पारा नहीं हो। ध्यान से सुन लें, जब तक आपके पास अग्नि स्थायी पारा नहीं है और पारा भी संड नहीं होना चाहिए, जारी अवस्था में होना चाहिए। जारी का मतलब जो धातु में घुसने में सक्षम हो, जिसको हम भेदक पारा कहते हैं। तो जिसके पास अग्नि स्थायी पारा है और जारी है वो इन सब चीज़ों को काम में ले सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कायम हड़ताल है, कायम संख्या है, कायम मेंसिल है। ये चीज़ें तब अपना काम करती है जब आपके पास अग्नि स्थायी पारद हो। बिना अग्नि स्थायी पारद किए आप कोई भी रसायन क्रिया में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से सत्य है। इस सत्य को चाहे आप आज स्वीकार कर लें और चाहे आप 20 साल बाद स्वीकार कर लें, इस बात को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप फालतू में अपना पैसा नहीं बिगाड़ें। जो शास्त्रों में क्रिया दी गई है वो बिल्कुल सही क्रिया है, आपको उसी तरीके से चलना है। आजकल रसायन क्रिया के नाम पर बहकाने वाले लोग बहुत होते हैं कि मैं 10 मिनट में अभ्रक सत्व निकाल दूंगा, 10 मिनट में पारा को कायम कर दूंगा। मेरे को भी ऐसे लोग बहुत मिलते हैं और मेरे को उनकी बातों पे बहुत हंसी आती है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल का अनुभव है, तो पता है कि ये चीज़ें कैसे होती है। और फालतू की एंक बैंक में मारने वाले बहुत लोग मिलते हैं जो अट्ट-पट्ट फालतू की बातें करते हैं इधर उधर की, और होता कुछ भी नहीं है उनके पास, अनुभव उनके पास कुछ भी नहीं है। तो है जब उनको हम सामान दे देते हैं और करने के लिए बोलते हैं तो बोलता है आज टाइम नहीं है, आज इधर जा रहे हैं, आज उधर जा रहे हैं, आज हमारी तबीयत सही नहीं है, आज वो नहीं है, आज ऐसा नहीं है, ये बूटी नहीं मिली है, वो बूटी नहीं मिली है। ऐसा करके वो लोग टालते रहते हैं और उस दी हुई चीज को भी वो खा जाते हैं। तो जो आपने जो पारा दिया है या अभ्रक दिया है, जो भी उनको सामग्री दी है, उसको भी वो वापस नहीं करेंगे, आपकी सामग्री भी लेके खा जाएंगे और आपका काम भी नहीं करेंगे। तो ऐसे जो फर्जी लोग होते हैं ना, उनके आप चक्कर में कभी भी नहीं आए, क्योंकि पारे को कायम करना ये कोई मजाक का काम नहीं है, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये कोई खेल थोड़ी है जो ऐसे ही कोई कर देगा 2-4 मिनट में कर देगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप थोड़ा इसको सीरियस लें इस बात को, क्योंकि पारद को कायम करना कोई मजाक का काम नहीं है, इसकी पूरी एक शास्त्रोक्त क्रिया है। और उस तरीके से जब हम इस काम को करेंगे तभी पारा पूर्ण रूप से अग्निस्थायी होता है। और पूर्ण रूप से जो अग्निस्थायी पारद होता है उसको आप गलते हुए तांबे में भी डाल सकते हैं, वहां भी वो उड़ता नहीं है। 1200-1400 डिग्री तक भी ये पारा उड़ता नहीं है, इसकी उड़ान बंद हो जाती है। इसे कहते हैं पूर्ण अग्निस्थायी पारद। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है, आप सभी दर्शकों से विशेष अनुरोध है और पूरे भारतवर्ष के कीमियागरों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप फालतू के चक्रों में ना आए, किसी के बहकावे में नहीं आए और क्रिया को करें तो शास्त्रों के हिसाब से ही करें और उसी तरीके से सफलता प्राप्त होती है। फालतू के चक्कर में नहीं है, क्योंकि आपको कई कीमियागर ऐसे मिल जाएगी, हम दाल चिकने को कायम कर देंगे, हम उसको रस कपूर को कायम कर देंगे और उसमें हम सोना धारण करवा देंगे, ये करवा देंगे, उससे हम माल बना के दिखा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ऐसे लोग क्या है, आपका सामान भी खा जाएंगे, आपसे पैसा लेके भी खा जाएंगे और उनसे होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इन चुटकलेबाजी से आज तक भी किसी का काम नहीं बैठा है, और बैठता है तो कोई भाग्यशाली आदमी का ही बैठता है। ये चुटकले भी उसी को सिद्ध होते हैं जिसका भाग्य बलवान होता है, और ये रसायन क्रिया भी उसी को सिद्ध होती है
जिसके नसीब में पहले से लिखा हुआ होता है। जिसके नसीब में परमात्मा ने लिखा ही नहीं है उसको ये मिल भी नहीं सकता है, चाहे वो पूरी जिंदगी मेहनत कर ले उसको मिल भी नहीं सकता। ये भी एक सत्यता है, क्योंकि ये सारा नसीब का खेल है। अगर आपके नसीब में लिखा गया है पहले से तो जरूर मिलेगा, अगर वो लिखा ही नहीं गया है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो आप कमेंट में ये जरूर लिखें कि आपका क्या शंका है, जिससे मैं आपका उस सवाल का जवाब दे सका हूँ। आप कहाँ अटक रहे हैं और आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं, ये भी आपको कमेंट में लिखना है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब जरूर दूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।